Boed Abdul de la República Islámica de Pakistán. First place, gold medal, Moed Abdul from the Islamic Republic of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स पे, इसलिए कि हाल ही में पाकिस्तान के एक और नौजवान अब्दुल मोईद ने दुनिया खेल में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया है और उन्होंने हाल ही में वेनेज़ुएला के शहर क्रॉक्स में वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जनाब, ये गोल्ड मेडल हासिल करने की रिवायत अब्दुल मोईद के ज़रिए आगे की जानिब बढ़ रही है। इससे कबल आपने देखा कि हाल ही में जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे उसमें अरशद नदीम ने 92.97 जेवलिन थ्रो डिस्टेंस फेंक के उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था और पाकिस्तान की ओलंपिक की तारीख में एक नया संग मील अबूर किया था। और देखें, जितने भी इनफरादी गेम्स हैं हम देख रहे हैं कि उसमें न सिर्फ जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी तवज्जो बहुत कम है, लेकिन उसके साथ साथ इनफरादी खेलों ही में हमारे खिलाड़ी जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। अरशद नदीम की मिसाल आपके सामने है कि 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क और 77 साल जिसको हो गए हैं, उसमें एक वाहिद अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे कबल दो ऐसे और खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल्स हासिल किया। उसमें से एक थे 1960 के रोम ओलंपिक्स में मोहम्मद बशीर ने रेसलिंग में हासिल किया था ब्रॉन्ज़ मेडल, जबकि 1988 के सियोल ओलंपिक में हुसैन शाह बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल करने में कामयाब रहे थे। जनाब, ये वो कारनामे हैं जो यकीनन पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक नई तहरीक पैदा करते हैं। अब्दुल खालिक जो थे 1950 और 60 की दिहाई में एथलीट हुआ करते थे, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में उन्होंने एशिया की सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किए थे। लेकिन अब उस लेगेसी को आगे बढ़ाने में अब्दुल मोईद जो हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने ये कारनामा अंजाम दे के पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मोईद, जिन्होंने, जैसा मैंने पहले बताया कि हाल ही में वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और उनके साथ मौजूद हैं उनकी मेंटोर कोच रूमा अल्ताफ़ साहिबा। मैं आप दोनों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। और जनाब, बात तो हम मोईद से भी करेंगे, आपसे भी करेंगे, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट। तो पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा कि कितना, मतलब ये कि ज़ाहिर आप कमोवेश 12 साल से जो है इनकी कोचिंग कर रही हैं, आप मेंटोर भी हैं, मैनेजर भी आपकी रही हैं आप इनकी, और बल्कि हैं भी। तो कैसा, मतलब कितनी खुशी होती है कि मतलब एक ऐसा पौधा जो आपने लगाया हो और 12 साल तक आप उसकी आबियारी कर रही हों और उसने आलमी सतह पर
और वो भी मिलिट्री कैडेट गेम्स में ये एजाज़ पाकिस्तान को दिलवाया, तो कितनी खुश और मुतमईन हैं आप? जी सर, थैंक यू सो मच। मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ट्रेनिंग तो मैं 12 साल से, कोचिंग तो 12-13 साल से करवा रही हूँ। मेरा एक प्राइवेट क्लब चल रहा है स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड के नाम से। मोहित की जर्नी है अभी 9 साल की, और 9 साल में ही अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना सारा तमाम रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल सारे माशाल्लाह से टाइटल्स इसके पास हैं। और ये बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं इसको लेकर चली हूँ, तो वो ज़्यादा खुशी होती है कि जूनियर के टाइटल्स, प्रोविंशियल के टाइटल्स सारे इसके पास है। उसके बाद जब इसने सीनियर में कदम रखा तो माशाल्लाह वहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप आए हैं। जी बिल्कुल। और सीनियर में अपने आने के बाद फिर इसने पाकिस्तान का रैकेट किया 400 मीटर का। वेरी गुड। और जब सीनियर में इसने एंटर किया 400 में और 200 में भी ये इस वक्त पाकिस्तान का मतलब नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो बहुत खुशी होती है, ज़ाहिर है इसकी मेहनत और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उससे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उससे उम्मीद नज़र आती है कि आगे ये 3-4 साल बाद जो 2028 का ओलंपिक्स है ये उसको एम कर रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कमिटमेंट देख के बस ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपने ये गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर लेगा इसी तरह इंशाल्लाह। अच्छा भाई अब्दुल मोईद, हम आपकी तरफ आते हैं। आपने तो जनाब जब भारत के ख़िलाफ़ कोई कामयाबी हासिल करता है हमारा खिलाड़ी, तो उसकी खुशी जो है उसका तो अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। तो आपने भी एक तो वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स हैं और उसमें मतलब ये कि आपने भारत के खिलाड़ी को शिकस्त दी और इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया है। तो क्या मतलब महसूस करते हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं आप इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद? ऑब्वियसली प्लेयर जब ट्रेनिंग कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो उसके कोच का और उसका ख्वाब होता है कि वो किसी विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होकर अपने मुल्क का तराना बजाएं। तो शुरू से जितने भी मेरे जब ट्रेनिंग करता था मैं, तो यही ख्वाब था, यही ख्वाहिश था कि जितने भी कॉम्पिटिशन इंटरनेशनली खेलूँ उनमें अपना मुल्क का परचम बुलंद करूं और अपने मुल्क का तराना बजाऊं। तो ये पहला स्टेप था। इंशाल्लाह आगे भी मेहनत कर रहा हूं, किसी चीज़ के लिए पाकिस्तान का नाम हर कंपटीशन में रोशन करूं। इसमें तो आपने 400 मीटर में भी पार्टिसिपेट किया और 200 मीटर में भी किया। 400 मीटर में आपने गोल्ड मेडल लिया और 200 मीटर में आपने सिल्वर मेडल लिया। तो ये बताइएगा कि मतलब इसमें टाइमिंग्स क्या थे और कौन अपोनेंट खिलाड़ी था? 400 मीटर तो मेरा अपना पर्सनल इवेंट है मेरा, तो उसके साथ 200 मीटर भी मैं बहुत जान ला के करता हूँ। तो 400 मीटर में जब मैंने रेस स्टार्ट की तो मुझे उस वक्त फील हो रहा था कि मैं जीतूंगा। तो 400 मीटर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। और 200 मीटर में एक थोड़ा सा एक किस्सा हुआ वहाँ पे, क्योंकि 400 मीटर के बाद इंसान की बॉडी थक जाती है। तो मैंने बड़ा हिम्मत करके 200 मीटर में भी पहले आपको क्वालिफाई करना होता है फाइनल के लिए। मैंने सेमीफाइनल जब खेला तो सेमीफाइनल में मैं सेकंड हुआ, तो मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद जब फाइनल में जब भागा तो मैं आखिरी फिनिश लाइन तक सबसे आगे था। तो जब हमने फिनिश किया तो वेनेजुएला और रशिया और मैं, हम तीनों ने एक साथ फिनिश किया, तो बिल्कुल फोटो फिनिश था वो। तो जितने वहाँ लोग थे वो तो सब परेशान हो गए कि जीता कौन है। तो जब स्क्रीन में आपके नाम आता है तो वहाँ पर मुझे स्क्रीन में जब नाम आया, काफ़ी टाइम बाद स्क्रीन में नाम आया कि मैं 4th हो गया हूँ। तो मुझे तो उस वक्त बहुत गुस्सा आ गया। मैं जाके उधर लड़ने चला गया था उनके पास, जो स्क्रीन में टाइम होता है। तो वहाँ पर मैंने बात एक नौजवान मतलब खून जो है उसका जोश मार रहा होता है, और यही कैफियत हम भी मतलब महसूस करते हैं जब हम खेलते थे। तो कमी बेश यही होती है। और जो ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी होते हैं हालांकि वो चाहते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मतलब ये चीज़ होती है। क्योंकि मुझे उस वक्त फील हो चुका था ना, जब हम जब फिनिश किया तो मुझे लगा कि मैं जीत चुका हूँ उनको। तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि हम अभी फोटो फिनिश देख रहे हैं, अभी तक कंफर्म आया नहीं। तो मैंने स्क्रीन में कैसे आ गया, तो उन्होंने बोला आप वेट करें। तो जब वेट किया तो स्क्रीन में कुछ देर बाद मैं 3rd हो गया। तो मैं दोबारा गया उनके पास, दोबारा शोर किया, कह रहे हम सर्च कर रहे हैं, वेट कर लो, आप सब्र कर लो। तो जब फिर 5-10 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन में मैं 2nd हो गया। तो फिर दोबारा मैं क्या कह रहा, उन्होंने फिर मुझे वो दिखाया स्क्रीन का। अच्छा ये बताइए कि जब आप ज़ाहिर है यहाँ से जा रहे थे, और जैसा आपने बताया रूमा अल्ताफ़ साहिबाना के 9 साल हुए हैं अभी आपको, और उसमें मतलब एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है। अभी तो आप जूनियर की सतह पर, फिर आप अब सीनियर में आए हैं और इंटरनेशनली मतलब ये कि आपने ये परफॉर्म किया है। जब आप यहाँ से जा रहे थे, आप जहन में था कि यार मैं वहाँ पे गोल्ड या सिल्वर मेडल हासिल कर लूँगा?
सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कोच जब आपको ट्रेनिंग कराता है तो फिर आपको आपकी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो जब हम यहाँ मेहनत कर रहे थे तो यहाँ पर तो मैंने टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे दिए थे। अभी जिस तरह वहाँ टाइम में दे के आया हूँ वो मैं उस पर कोच भी सेटिस्फाई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। तो यहाँ से जब मैं गया था तो मेरे टाइम भी अच्छे थे ट्रेनिंग में। तो असल में बात सारी ये है कि वेनेजुएला का सफ़र बहुत लंबा है। तो इस तरह मेरे ख्याल से 12 घंटे का फ़्लाइट, फिर आगे 12 घंटे का तुर्की के एयरपोर्ट में हमने स्टे किया, फिर आगे 6 घंटे का अलग फ़्लाइट था, फिर उनका अलग शहर में हम लोग रुके 1 घंटे के लिए, फिर आगे 6 घंटे और। तो इतना सफ़र करने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो उसी दिन 1 घंटे बाद ओपनिंग सेरेमनी थी। अब ओपनिंग सेरेमनी में आपको फ्लैग लेके खड़ा होना है, पार्टिसिपेट करना था आपने। तो वहीं पर ही मेरी तो वहाँ बस हो गई थी, मेरे तो चक्कर आने लग गए थे, तबीयत खराब हो गई थी आपकी मेरी। नहीं, आप यहाँ से लाहौर या इस्लामाबाद हैं तो फ्लाइट का जो एक वो होता है ना, उसमें तो आदमी बड़ा जेट लैग कहते हैं ना, महसूस करता है। जेट लैग भी होता है नहीं, और वैसे भी इतना लंबा सफ़र, और जो प्लेयर होता है, एथलीट होता है स्पेशली, उसके दूसरे फैक्टर्स ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जो लोगों को ये समझ आती नहीं है कि इतनी लंबी फटीग होती है, इतनी ट्रैवलिंग के बाद वहाँ जाकर एक नया एनवायरनमेंट, नया मौसम, नया खाना, और आपका नई जगह, आपकी रेस्ट एंड रिकवरी नहीं हो रही है, उसमें फिर अपने आप को बिल्कुल रिकवर नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद ये शाम में सेरेमनी ओपनिंग 3 घंटे ये खड़ा रहा है। इसने मुझे कॉल किया कि मैं बस अब बेहोश होने वाला था, मेरी ऐसी हालत। उसके नेक्स्ट डे बिल्कुल इसका इवेंट। अच्छा, तो टाइम डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इसका एक गोल था, या हमारा एक ख्वाब था कि फ्लैग पाकिस्तान का, और जो नेशनल एंथम वाली एक फीलिंग होती है ना, मैंने कहा था यार वो जरा एक्सपीरियंस करना है इस दफा इंशाल्लाह। देखना इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और फिर अभी जो पैरालंपिक्स हो रहे हैं पेरिस में, जी। वो हमारे एक और खिलाड़ी हैं हैदर अली ने भी मतलब एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो ये कितनी अच्छी बात है कि मतलब तवातर के साथ हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनफरादी जो मतलब इवेंट्स हैं उसमें हमारे खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। देखिए मोटिवेशन बहुत होता है, अरशद नदीम से बहुत मोटिवेशन मिला है इन प्लेयर्स को। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अब अरशद नदीम ने जो ये उसको जिस तरह से सपोर्ट किया, अगर आप सारे प्लेयर्स को सपोर्ट करें तो इनको मोटिवेशन बहुत मिला है ना। अच्छा, ये बताइए कि आपने कब महसूस किया था कि इनमें मतलब ये क्वालिटी है कि ये आलमी सतह पर किसी इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल करेंगे? कभी ऐसा महसूस किया आपने, कब किया? नहीं, बिल्कुल ये शुरू से ही इसकी, देखिए इसकी एक बात होती है कि आपकी कमिटमेंट, डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें होती हैं जो आप एक कोच को दिखा देता है, नज़र आ जाता है, प्रूफ कर देता है कि ये अपनी मेहनत से कितना आगे जा सकता है, या ये कहाँ तक ये जाके अपना पोटेंशियल दिखा सकता है। तो ये है कि शुरू से ये था कि जब इसने शुरू किया तो ये थोड़ा सा होता था कि वीकेंड्स पे डिस्टर्ब हो जाता था, फुटबॉल खेलता था, इसका शौक़ था। जब मैंने इसको 6 महीने गुजरे, 8 महीने गुजरे, थोड़ी इंजरीज, तो मैंने इसको समझाया था कि भाई आप 2 कश्ती में नहीं सवार हो सकते, आपको एक चीज़ ऑप्ट करनी होती है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। बिल्कुल, मास्टर ऑफ नन। तो उसके बाद ये हुआ कि साल 2 साल में ये स्टेबल हो गया था कि इसको पता चल चुका था कि इसको क्या रास्ते पे चलना है। तो ही वॉज मेंटली स्टेबल। और उसके बाद जैसे जैसे ये जूनियर के देखें ना टाइटल्स आप अचीव करते जाते हो, तो आपके सामने एक परफॉर्मेंस चार्ट आते जाता है। तो ये जैसे जैसे कर रहा था, इसके माशाल्लाह टाइम बहुत अच्छे जा रहे थे। तो अगर आप कंपेयर करते जाओ कि इस लेवल के, आप वर्ल्ड लेवल के सारे प्लेयर्स में क्या इसका चल रहा है, पोटेंशियल क्या चल रहा है, इसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो माशाल्लाह वो बहुत स्टेप बाय स्टेप ये बहुत अच्छा जा रहा था। तो वो तो एहसास हो गया था कि अगर इसी कंसिस्टेंसी से ये चलता रहे तो ये अपने गोल्स अचीव कर सके। अच्छा अब्दुल मोईद, ये बताइएगा कि मतलब आपने अपने की जो करियर था खेल का, उसकी इब्तिदा कहाँ से की, कैसे की? कोई मतलब इत्तेफाकिया हुई या बाकायदा प्लान के तहत आप मतलब खेल शुरू किया आपने? नहीं, बेसिकली मैं जिस एरिया में मैं रहता था तो वहाँ पर तो ट्रैक एंड फील्ड का तो पता ही नहीं ना, हर जगह पे आपको पता है। एरिया का नाम बताएं, आपके जो मोहल्ले वाले बड़े खुश होंगे। बिल्कुल, वो बहुत खुश है। मुझे हमें रिसीव करने में एयरपोर्ट आए थे उनको बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं डालमिया में रहता हूँ, तो वहाँ पर फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत जुए। और मुझे बचपन से मैं बॉल लेके मैं गलियों में खेलता था, तो मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ था। और मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत बड़ा फ़ैन था उस वक्त। तो मुझे फुटबॉल लेके बस खेलना, फुटबॉल के वक्त हर वक्त फुटबॉल, घर पे, बाहर, गली में, ग्राउंड में, तो मैं बहुत फुटबॉल का क्रेज़ था। तो ये एक जब मैं मिडिल क्लास में था तो उस वक्त प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप चलो इवेंट हो रहा है रनिंग का। मैंने फुटबॉल तो मैं खेलता हूँ यार, भागना तो ईजी है।
तो मैं चला गया ग्राउंड। वहाँ पर जब मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, वो मैं सारे इवेंट विन भी कर रहा था। साथ साथ में बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी हो रही थी, मैं जीत रहा हूँ, तो मैं डांस भी कर रहा था। और आपको करना चाहिए कभी कभी। तो एक और चीज़ आपको ये बताऊं कि वहाँ पर सिंध के आपके हमारे एथलीट थे उस वक्त, सिंध के, उनको स्पाइस पहना हुआ है, सिंध के नेशनल लेवल के एथलीट थे वो, तो उनको मैंने उस वक्त बीट कर लिया था। तो उस वक्त वहाँ पे बैठी हुई थी वहाँ, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे कह रहे आप यहाँ बैठ जाओ, अभी आपका अगला इवेंट होने वाला है, आप क्यों डांस कर रहे हो। मैंने बोला वो भी कर लूँगा, जीत लूँगा, मुझे क्या टेंशन है। तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मैं उस पर था ना, एंजॉय कर रहा था। तो मैंने सारे इवेंट वहाँ जीते। तो उस वक्त अम्मा को लगा कि मुझ में है पोटेंशियल है, तो मुझे उन्होंने ऑफ़र किया। मैंने समझाया इसको, फिर ऑफर किया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने ट्रैक एंड फील्ड ज्वाइन किया, उसके बाद भी मैं फुटबॉल के मैचेस खेलता रहा, मैंने इतना गेम को सीरियस नहीं लिया। तो एक टाइम आया तो मुझे लगा यार मुझे इंजरीज भी हो रहे हैं, मैं ट्रेनिंग सही नहीं कर पा रहा, और फुटबॉल में मैंने देखा कि आगे मुझे कोई डिपार्टमेंट मुझे पूछ भी नहीं रहा, मुझे बुला भी नहीं रहा। तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था अपने मन में कि मैं अब फुटबॉल नहीं खेलूँगा, अब इस फील्ड को सीरियस लेके मेहनत करूँगा, जो कोई बोलेंगे वो करूँगा। अच्छा अब्दुल भाई, जिस तरह से आपने ज़ाहिर है आलमी मिलिट्री कैडेट गेम्स 2024 में ये कारनामा अंजाम दिया है, देखें अब तो मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे, फिर ओलंपिक होंगे, तो उसमें फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से मतलब ये कि आप उसको फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेट करेंगे? देखिए अभी फोकस जितने भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें कोच फोकस इंटरनेशनल इवेंट को कराते हैं। नेशनल इवेंट तो हमें खेलना ही खेलना होता है ना, तो साउथ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, उसके बाद आप ओलंपिक, तो सारा फोकस इंटरनेशनली इन्हीं सारे इवेंट पे है फोकस। तो उसी के लिए भी इंशाल्लाह मैं जान लगा दूंगा, मेहनत करूंगा कि मैं ओलंपिक तक पहुंच के पाकिस्तान का परचम बुलंद करूँगा। अच्छा रोमा अल्ताफ साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है अब इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ थी, आपका जो एक्सपोजर था, आपका जो एक्सपीरियंस था, वो इनकी परफॉर्मेंस में रिफ़्लेक्ट कर रहा है। तो अब देखें, एक मकाम हासिल करना यकीनन एक सख्त अमल होता है, लेकिन उस मकाम को बरकरार रखना इसलिए कि इन्होंने आलमी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पे एक परफॉर्मेंस दी है। तो अब मतलब ये कि आगे आपका प्लान क्या है? जैसे मैंने इनसे कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, रीजनल अभी गेम्स आएंगे, फिर जो ओलंपिक वगैरह है, तो उसके लिए क्या प्लान किया आपने? उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी एक पोजीशन बनने के बाद उसको मेंटेन करना और उससे आगे का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। उस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले तो ये है कि मुझे इसकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम करना है, जो बेसिक है कि इसकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे काम करना है, आपकी इसकी कंडीशनिंग और मज़ीद ग्रूमिंग एंड टोनिंग करना है आगे के बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स में सर्वाइव करने के लिए। दूसरा, मेरा जो सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी कह लें आप या प्लान कह लें, वो ये है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी इसको किसी भी तरीके से बाहर का कोई स्पीड कैंप, बाहर की कोई 6 महीने का 8 महीने का एक ट्रेनिंग कैंप मिल जाए, और उसमें ये होगा कि एक बाहर का एक्सपोजर होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अरशद नदीम की परफॉर्मेंस में आप लोगों ने वाज़ेह फ़र्क सबने देखा। ज़ाहिर आप जब बाहर जाते हो तो बाहर की एक अलग एक्सपोजर होता है, बाहर का एनवायरनमेंट अलग होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। देखिए मैं समझ के भी, चाह के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक बेस्ड ट्रेनिंग होती है, साइंटिफिक एक एनालिसिस होता है, एक बायोमैकेनिक्स होती हैं, उनकी लैब्स नहीं है हमारे पास, कुछ भी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं। जो एथलेटिक्स के लिए जो एसेसरीज हैं जो वो उसका बड़ा मतलब अहम किरदार होता है, बहुत अहम किरदार होता है, जो टेक्निकली केमिकली ट्रैक पे यहाँ पे आप अवेलेबल है या नहीं है? जी, हमारे पास तो एक ही टर्टन ट्रैक है जो ट्रैक हमारा एक्सपायर हो चुका है जी, नेशनल कोचिंग सेंटर का। बिल्कुल, इंजरीज इसीलिए होती हैं प्लेयर्स को, लेकिन बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। जो मेरी स्ट्रैटेजी में सबसे अव्वलीन मेरी जो कोशिश है वो यही है कि मैं इसका एक बाहर कैंप कराऊं और मैं ख़ुद जाकर करवाऊं, क्योंकि उससे होता ही है कि हमें भी सीखने को मौका मिलता है, बाहर की एक्सपोजर चीज़ें सीखकर हम अपने आके बच्चों में वो चीज़ डिलीवर कर सकें। अच्छा ये बताइए कि जो ज़ाहिर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन है वो कितना सपोर्ट करिए, इसलिए कि देखें हमने देखा कि जब अरशद नदीम जिस ज़माने में वो राइजिंग स्टार बन रहे थे उस वक्त उनको किसी ने भी नहीं समझा, जो मतलब कंसर्न अथॉरिटीज़ थी या जो भी इदारे थे उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को नहीं जाना कि ये इतना बड़ा स्टार बन सकता है। लेकिन जब वो बन गया तो उसको अब ज़ाहिर है रिस्पॉन्स सही मिल रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जब एक कोई मुल्क के लिए बड़ा कारनामा अंजाम देता है तो उसको जितनी भी पजीराई की जाए वो कम है, इसलिए कि वो दुनियाए खेल में आपके
परचम को बुलंद कर रहा है, आपके वक़ार को जो है बुलंद कर रहा है, तो ये तो होना चाहिए, इसमें तो कोई शक देखिए नहीं है। पजीराई तो होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो आपकी एथलेटिक फेडरेशन है वो अब इस कारनामा जब इन्होंने अंजाम दे दिया उसके बाद कितनी उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड है? देखिए मैं थोड़ा सा एक बात ये भी आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि मैं थोड़ा सा एफिलिएटेड और एसोसिएटेड हूँ कि अरशद नदीम को फेडरेशन ने, मैं किसी का देखिए पर्सनल नाम नहीं, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने तो अरशद नदीम को बहुत सपोर्ट किया, हर लेवल पे सपोर्ट किया। तो फेडरेशन तो सपोर्ट करती है अच्छे प्लेयर को। हाँ अभी तक ये है कि मेरी जैसे कोई फॉर्मल बात नहीं हुई है, ये है कि मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा उम्मीद कि है आप पर उम्मीद हो, क्योंकि उन्होंने मुबारकबाद भी दी और उन्होंने कहा भी कि हम इसके लिए करेंगे और हम आपके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। अभी तक शायद तो ये तो बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है। अभी तक शायद प्रॉब्लम उनको चांस नहीं मिला या वैसे भी आदमी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बोला तो है उन्होंने। अब देखिए लेट्स सी, आई एम वेटिंग, क्योंकि मेरा ये रिक्वेस्ट है फेडरेशन से भी और सबसे कि हमारे पास गिनती के एथलीट्स रह गए 4-5, तो हम उनके ऊपर काम करके उनको प्रिजर्व करें, उनको अपनी कंट्री के कंट्रीब्यूशन में उनका हिस्सा डलवाएं, ना कि हम उनको छोड़ दें ज़ाया होने के लिए। अच्छा जनाब, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का और हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल एथलीट अब्दुल मोईद और उनकी मेंटोर, मैनेजर, कोच रूमा अल्ताफ़ साहिबा, और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आएंगे, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। टेक ए ब्रेक। आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल एथलीट अब्दुल मोईद और उनके साथ मैनेजर, कोच और उनकी मेंटोर रूमा अल्ताफ़ साहिबा। अब्दुल मोईद, ये बताइएगा कि अभी तक तो ज़ाहिर है आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे ही दिया है, इब्तिदा में जब आपने इस खेल की तरफ आए तो आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, या सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरती के साथ होती चली गई? खूबसूरत चीज़ जो है ना, बड़ा टाइम लगता है उसको। वेरी गुड। ये तो जैसे कि डायमंड हो गया, आपको पता है डायमंड को बाहर आने में कितना टाइम लगता है, सही बात है। पॉलिश होता है, शाइन होता है, वो सब करने वाली मेरे साथ बैठी है। तो मुश्किलात बहुत सारी हुई, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो मतलब मैं अभी कह नहीं सकता मुझे बहुत मतलब मुश्किल तो फील्ड में जब मैं आया हूँ तो मुझे इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो उनको रिकवर करना और बहुत सारी ऐसी बातें सुनना, तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, तो वो सब चीज़ें सुन के, वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर के, तो जब भी कोई चीज़ होता था तो मैं बोलता था, मुझे समझाती थी अम्मा कि बस नहीं, अपना कान बंद रखो, अपने इवेंट पे फोकस रखो, ट्रेनिंग पे फोकस रखो, अपने डाइट पे फोकस रखो, अपनी चीज़ों को देखो। तो वही सब चीज़ें कर करके जो है ना, अल्लाह पाक ने हमें बहुत इज़्ज़त दी आज। अच्छा, आपकी बात से मैं ये अख़ज़ कर रहा हूँ कि जो खिलाड़ी है उसकी अपनी परफॉर्मेंस और अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी तो अपनी जगह होती है, लेकिन जब तक उसका मेंटोर, कोच या मैनेजर जो है उसकी एक्सपर्टीज़ ना हो तो उस वक्त तक जो है गोल्ड मेडल और कोई भी मेडल मिलना मुश्किल होता है। मैं राइट? बिल्कुल। मैं आपको इस चीज़ में ये कहना चाहूँगा कि मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ तो कुछ चीज़ें करता हूँ तो मुझे इन्हीं को देख के मोटिवेशन होती है। तो कुछ ऐसा टाइम आता है कि दिल करता है कि यार गिव अप कर जाऊँ, फिर मैं इनको देखता हूँ, मुझे मोटिवेट करती हैं। और कभी ट्रेनिंग में ऐसा होता है जब मैं ट्रेनिंग करके बिल्कुल ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका होता हूँ, तो मुझे मुंह में आके चीज़ें डालती हैं, ये खाओ, ये पियो। तो ये इनका बहुत बड़ा, इसका मतलब ये है कि आप जो गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं उसमें आधा हिस्सा, आधा नहीं हम तो, मैं तो हर जगह ये कहता हूँ कि वहाँ ग्राउंड में भागते हुए आपको हम दिख रहे होते हैं, पीछे पूरा जो है ना उनका जो स्ट्रगल, मेहनत होती है वो इनकी होती है, और ग्राउंड में हम दिखते हैं, वो नहीं है रिमोट अब इनके पास होता है हमारा। अच्छा, ये बताइएगा रोमा कि इस वक्त ज़ाहिर है ख़वातीन जो
हमारी हैं मतलब एथलेटिक्स में, तो क्या रुझान है, मतलब हैं हमारी ख़वातीन एथलेटिक्स में पाकिस्तान की आ रही हैं? आप प्लेयर की हैसियत से पूछ रहे प्लेयर की हैसियत से पूछ रहा हूँ। हैं? बहुत मैं कम। ये चाह रहा हूँ कि मतलब मुस्तकबिल क्या है बहुत कम। ख़वातीन का एथलेटिक्स में, क्योंकि हमारे जो मर्द एथलीट्स हैं, आप तो देखें कि जब पाकिस्तान कायम हुआ था हम नाम सुनते हैं कि बड़े, मैं नाम ले सकता हूँ, बहुत सारे मतलब नाम हैं जिन्होंने मतलब ये कि कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अच्छा, अगर आप ख़वातीन में देखें तो एक शबाना अख्तर हुआ करती थी, और अगर आप हैं और कोई नाम नहीं मिलेगा नसीम आपको। हमीद बिल्कुल, है, बिल्कुल। या एक उसमें शाजिया हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो बाकी ये कि इस तरह से मैंने ख़वातीन को, आप क्या कहती हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे। मैं, मेरा बेसिक देखिए यही है कि मैं इस साइड पर आई, अपना क्लब मैंने लॉन्च किया। बेसिकली यही बात होती है कि हमारे यहाँ लेडीज़, लड़कियों को तो स्पेशली प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता ना, प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म अगर मिल भी जाता है तो फिर फैमिली की सपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास तो बड़ा मुश्किल हुआ सोसाइटी में लड़कियों को बाहर घर से निकलना काम के लिए इतना मुश्किल है। तो आप देखें ना, ये तो फिर एक खेल है, और खेल का ऐसा कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में बना हुआ है कि ये तो वक्त ज़ाया करना है। लड़कों के लिए भी यही मसला है, इसको भी यही प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले हैं, यही परेशानियां मिली है। खेल तो खेल है, खेल छोड़ दो, काम करो। मतलब इसको एक प्रोफेशनली देखा नहीं जाता ना, स्पोर्ट को, जो बाहर वेस्ट में देखा जाता है। सो हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, तो लड़कियाँ बहुत कम हैं। और अगेन यही है कि मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे यही कहती हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट से लेके, फेडरेशन से लेके, एसोसिएशन से लेके, सबको, मेरा ख्याल हमारी सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज़ हमारे यहाँ तो वरना ये चीज़ जो थोड़ा सा रह गया है, जो बेचारी थोड़ी सी लड़कियाँ खेलने आती हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनको सपोर्ट नहीं होती है, तो वो थोड़ी दिन खेल कर छोड़ देती है और फिर गायब हो जाती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, ये तो एक मतलब हेल्थी एक्टिविटी है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ख़वातीन जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में जो हमारी बच्चियाँ हैं, तो हमारा जो माशरा है उस लिहाज से भी हमारी बच्चियों को बड़े मसाइल का सामना है। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला जो है हम ये देखते हैं कि वो तो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट का है। और अगर मतलब ये कि आप कहीं जाना चाहें, हेल्थी एक्टिविटी में शामिल होना चाहें, तो आपके लिए 2-2.5 घंटे चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने दुनिया भर में ये देखा है, जो खैर वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ज़ाहिर है वो ऐसा कर सकते हैं कि हर इलाके में इंडोर गेम्स की सहूलतें हैं, आउटडोर तो चलें रहने दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए कम अज़ कम हर इलाके में अगर इंडोर गेम्स की सहूलतें हों तो वो कम अज़ कम अपने घर के करीब वो कर सकती हैं। ज़ाहिर है इसमें मतलब हुकूमत का भी किरदार है, हम हर चीज़ हुकूमत पे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो बहुत सी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं या ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं और उनको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये बताइए, सॉरी टू कट यू, आप ये बताइए कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की सतह पर जो है क्या पोजीशन है इस वक्त हमारी ख़वातीन के लिए, मतलब हौसला अफजाई है या नहीं है? देखिए, हौसला अफजाई तो कोई नहीं है। स्कूल्स, कॉलेजेस में बहुत एक थोड़ा सा एक मैंडेटरी प्रोग्राम दे दिया जाता है कि अच्छा करवा दें आप, ये भी शामिल कर दें। किसी किस्म का कोई भी एक जो स्ट्रक्चर्ड किस्म का एक प्रोग्राम होता है, प्लान्स होते हैं, शेड्यूल होता है, कुछ भी नहीं है ना हमारे स्कूल्स में ना हमारे कॉलेजेस में। मैं एग्जैक्टली आपको यही बात कहने की कोशिश करी थी कि फैसिलिटीज़ अगर हम अपने उसमें बना भी दें इलाकों में या अपने रीजन्स में, लेकिन वो जो माइंडसेट है ना हमारी सोसाइटी का, अवेयरनेस है, हमें असल में उस चीज़ की ज़रूरत है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो घरों से देखिए ना वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। पढ़ाई का इतना ज़्यादा एक रैट रेस होता है कि जी ये ग्रेड्स लाना है, इतना पढ़ना है, पढ़ेंगे नहीं तो आपका फ्यूचर नहीं सिक्योर होगा, फ्यूचर नहीं बनेगा। मुझे बताएं, स्पोर्ट्स में भी तो है ना जो अपने फ्यूचर बना रहे हैं। ख़वातीन हैं आपकी नज़र में जो एथलेटिक्स में, ज़ाहिर चूँकि आपका ताल्लुक भी इसी फील्ड से है, इतना पोटेंशियल है कोई? जी, मेरे पास इस वक्त नेशनल जो लेवल पे जूनियर, नेशनल जूनियर का टाइटल जो बच्ची के पास है, शी इज़ ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, अभी पाकिस्तान का टाइटल उसके पास है। बहुत पोटेंशियल है उसका। अगेन वो बल्दिया टाउन से आती है, सईदाबाद। क्या नाम है उसका बच्ची का? इकरा रियाज। बल्दिया टाउन से आती है वो, सईदाबाद से। आपको खुद आइडिया होगा वहाँ से ग्राउंड तक आना कितना मुश्किल है। और उसके बाद
सिर्फ उसकी माँ की सपोर्ट है, वो ऑफिस से बेचारी जब जाते हुए उसको रुकते हुए पिक करते हुए जाती है, तो उनका पूरा एक जो इतना बड़ा टाइम है वो फेज़ वो लग रहा है, लेकिन वो लगा रही है बिकॉज़ उसकी माँ की सपोर्ट है। ऐसा इदारा भी होना चाहिए जो हमारे वो बच्चे जो चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल में हो या ग्रास रूट लेवल पे मुख्तलिफ़ क्लबों में, उनके लिए कम से कम एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो ऐसे मतलब एक नौजवानों पे नज़र रखे जिनको वो ये समझते हैं कि ये मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बहुत दफ़ा बहुत प्लेटफॉर्म्स पे कहा है कि हमारे एथलेटिक्स के लिए भी एक पीसीबी जैसा एक इदारा होना चाहिए जो फैसिलिटेट करे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जिसको बहुत से स्पॉन्सर्स लोग पैसे दें ऐसे इदारे को, वो आगे बच्चों को और आप स्पॉन्सर कर सके। क्योंकि देखिए ना, मोहित ने जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, छोटा था लेकिन वो इस फील्ड में आकर अब उसने इसको अपना करियर बनाया। मोहित को देखकर पीछे इतने बच्चे आते हैं, हमें मोहित भाई बनना है, हमें मोहित भाई बनना है। इसने इतनी स्ट्रगल की, इसमें पेशेंस था, कमिटमेंट थी। हर एक में नहीं होता, हर एक के पास वो सपोर्ट भी नहीं होती, तो ऐसे इदारा बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा अब्दुल मुईद, ये बताइएगा कि अभी तक ज़ाहिर है आपने कौमी सतह पर भी मतलब शिरकत की है और बैनुल-अक़वामी सतह, इंटरनेशनल सतह पे भी शिरकत की है। कहाँ आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई, अच्छा लगा, और कहाँ आपने महसूस किया कि यार ये मतलब मायूसी हुई? देखिए, मुख्तलिफ़ मैं कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई थी जब मैंने पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था ईरान में। तो वहाँ पर मैं 400 मीटर में मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया और 200 मीटर में मैं उस वक्त वहाँ पर ब्रॉन्ज़ हुआ था। तो पाकिस्तान का जब रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो अब देखें हम इतना मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त उस मकाम के लिए, तो जैसे ही मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया तो फिर मैंने कॉल करके अम्मा को बताया कि रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। तो ये तो रोने लग गई थी, मैं भी उस वक्त रो रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग और प्यारा मोमेंट था। उसके अलावा मायूसी देखें, कुछ जगह पे आप जाते हो तो फिर आपसे परफॉर्म नहीं होता, आप कुछ रीज़न की वजह से, तो फिर आपको होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता होता है कि यार मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कैसे करूँ, इस चीज़ को मैनेज कैसे करूँ। फिर आप दोबारा आके अपना ट्रेनिंग में मेहनत करते हो, सब कुछ आप जान लगा देते हो अपना, फिर आपके ऊपर एक यकीन आता है आपको। अच्छा, आप तो ज़ाहिर है नीचे से सारी प्रैक्टिस करके आए हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे क्या सूरत हाल है? हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए वो एसेसरीज़ हैं, उनके लिए वो तमाम चीज़ें हैं जिससे वो अपने कैरियर में और निखार ला सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे? देखिए, मेरे स्पीच स्टार ट्रैक एंड फील्ड के क्लब से क्लब है जो मेरा, वहाँ पर बच्चों को अम्मा ट्रेनिंग कराती है ना, तो वहाँ पर अभी मैं जितने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बाहर के, अम्मा जितना एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, हम उन बच्चों पे मैं डिस्कस करता हूँ, मैं बताता हूँ, उन बच्चों पे काम करते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट जल्दी हो रही है। अब हमारा जो यूथ है, हमारा जो जूनियर जो बच्चे हैं, अब उनको आप प्राइवेट जो कंपनी है वो उनको सपोर्ट करें, वो उनको फैसिलिटीज़ दें, तो वो हमारे आने वाले आपके जितने कंपटीशन हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल के, वो आपको करके दिखा सकते हैं। वो बस आपको यही चीज़ है कि आप सपोर्ट दें उनको। मुझे देख के इतने सारे प्लेयर जो आते हैं, मुझसे मशवरा लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे क्या करना होगा, मुझे कितना मेहनत करना होगा इस मकाम तक आने के लिए, तो मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अब जिस तरह हमारा माशरा है, जाहिर सी बात है, आप जब फील्ड में कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो लोग आपसे ये पूछते हैं ना कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो इतने अरसे से, आपको क्या मिला है? अच्छा, इस वक्त एथलेटिक्स में मतलब जॉब और करियर की क्या सूरत हाल है? मतलब जो आपकी नज़र में हैं ऐसे मतलब एथलीट्स जो कि मुख्तलिफ़ इदारों में मतलब वहाँ पे जॉब कर रहे हों या उनको कोई सपोर्ट मिल रही हो? देखिए, हमारे पाकिस्तान में जो इदारे हैं सारे डिपार्टमेंट्स, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और शायद अभी पाकिस्तान रेलवे और पुलिस का डिपार्टमेंट इतना ऊपर नहीं है, शायद वो ऊपर आए प्लेयर को सपोर्ट करें। ये जो 4 इदारे हैं, ये प्लेयर्स को बस जॉब देते हैं और उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ जो हैं उनके पास वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ प्लेयर अपने मदद आप अपने कोच के साथ लगे होते हैं। अच्छा रूमा, आप ये बताइएगा कि जब इन्होंने ये अब इतना बड़ा अवार्ड हासिल किया, वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद जब आप ज़ाहिर है यहाँ पे अब पाकिस्तान में जो पजीराई मिल रही है उसमें मुतमईन है या ये कम है और ज़्यादा होनी चाहिए? देखिए, मुझसे पूछेंगे ना आप एज अ कोच, तो बात मोहित की नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि इतने कम एथलीट्स रह गए हैं
तो पजीराई तो जितनी भी है कम है। और मोहित के लिए अगर आप कहेंगे तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो मैं बहुत पोजेसिव हूँ। मैं कहूँगी बिल्कुल जितनी है कम है और मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त देखिए ना मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। एक प्लेयर को क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, एक आपको दूसरा आपको मेंटल साइड से एक साइकोलॉजिकल एक फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो सब चीज़ें मिल मिलाकर ही एक प्लेयर परफॉर्म कर पाता है। तो फाइनेंशियली सपोर्ट तभी मिलेगा कि जब लोग समझेंगे इस बात को कि हाँ भाई ये किसी लेवल पे है, तो पजीराई मिलेगी तब। तो उसके साथ साथ जाए जब एक प्लेयर को प्राइज़ मिलती है, उसको कोई ना कोई इनामात मिलते हैं, वर्बली भी पजीराई मिलती है, फाइनेंशियल भी मिलती है, वर्बली भी मिलती है, फेम मिलता है। तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें मिल मिला के ही एक प्लेयर जो है या एथलीट होता है उसको वो एक मोरल हाई होता है उसका। तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है भाई। जैसे अभी देखें पैरालंपिक्स में पेरिस में जो अभी हुए हैं हमारे हैदर अली, तो उन्होंने बड़ा मतलब एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। तो मतलब ऐसे जो प्लेयर्स हैं हमारे जो मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो इनको भी मतलब पजीराई मिलनी चाहिए मेरे जी ख्याल जी से। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मिलनी चाहिए और मिलती है माशाल्लाह से। जो ये स्पेशल ओलंपिक्स का इदारा जो काम कर रहा है तो वो बहुत काम कर रहा है इन प्लेयर्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। और बहुत उनको सपोर्ट भी करते हैं वो, फाइनेंशियली भी सपोर्ट, और उसके अलावा जैसे ही कैंपेन जी जी वो स्पेशल ओलंपिक्स बिल्कुल। तो मैं यही तो कहती हूँ कि वो इतना अच्छा काम करे रौनक, और वो इतना ज़्यादा स्पेशल ओलंपिक्स का एक देखिए ना बिल्कुल उनकी फील्ड ही अलग हो गई है, उनका एक अलग ही इदारा बन गया है। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारा जो एथलेटिक्स है, जो नॉर्मल वाला ये साइड है, हमारे भी क्या कोई एक मजबूत इदारा बनना चाहिए जो जिनको प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सर्स करें, लोग स्पॉन्सरशिप मिले और वो आगे हमारे एथलीट्स को प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, ये सिलसिला मज़ीद आगे रहेगा। यहाँ पर एक वक्फा हम लेंगे और उसके बाद दोबारा वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल एथलीट अब्दुल मोईद और मेंटोर, मैनेजर, कोच रूमा अल्ताफ़ साहिबा। टेक ए ब्रेक प्लीज़। तो फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल एथलीट अब्दुल मोईद और उनकी कोच, मेंटोर, मैनेजर रूमा अल्ताफ़ साहिबा। अब्दुल मोईद, मेरा सवाल आपसे है कि इस वक्त जो हमारा रीजन है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, तो इसमें मतलब ये कि हम कहाँ रेट करते हैं मजमूई तौर पे हमारा जो एथलीट्स हैं, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द एथलीट्स? आपके पास हमारे जो कंट्री में जो अभी मैंने बताया गिने चुने एथलीट हैं हम 4 से 5, तो वो हम compete करते हैं इनसे, हम उनसे बेटर हैं। तो हम जब जाते हैं उनके साथ compete करने के लिए, जब वो हमें देखते हैं तो वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। तो हम गिने चुने एथलीट हैं जो वहाँ जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो बाकी जो हमारे एथलीट हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए लगे हुए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि मतलब दुनिया एथलेटिक्स में किस एथलीट की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? इसलिए कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे आवाज़ें आती हैं कि बहुत अब आप जो हैं वो मोईद बोल्ट के नाम से जो है वो मशहूर हो रहे हैं। तो ये मुझे बताइएगा, एक यूसेन बोल्ट हुआ करते थे और अब जो है मोईद बोल्ट, तो ये क्या मतलब सिलसिला है? जब स्टार्टिंग में मैं जब बैन सूबाई सतह में जब जाके खेलने लगा, तो वहाँ के हमारे पेशावर के, पंजाब के जो एथलीट हैं, बाकी जो सारे एथलीट जब मुझे रन करते हुए देखा, तो मेरे रनिंग स्टाइल और मेरे बिल्कुल सब कुछ ना मैच कर रहा था यूसेन बोल्ट से। तो उन्होंने मुझे बोला, यार आप बिल्कुल बोल्ट की तरह भागते हो, आपका रनिंग स्टाइल उसी की तरह है। तो और आपका स्टाइल भी मैंने देखा वो जो करता है ना, वो ये वाला है।
फिर वो यूसेन बोल्ट का जो रनिंग में जब वो जीतने के बाद स्टार्ट करते हैं तो फिर वो मैं करता था, तो लोगों को लगता था कि वाकई में ये बोल्ट है, तो मुझे बलोच बोल्ट के नाम से मेरा नाम उन्होंने रख दिया कि आप बलोच बोल्ट हो। अच्छा रोमा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान एथलेटिक्स के मुस्तकबिल को आप किस तरह देख रही हैं? इसलिए कि देखें, आप तो माशाल्लाह कोच हैं और मैनेजर हैं, मेंटोर हैं, और आपने एक ऐसा एथलीट पैदा किया है जिसने दुनियाई एथलेटिक्स में मतलब गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए, अगर आप लोग भी थोड़ा सा अगर पीछे हिस्ट्री देखें पाकिस्तान एथलेटिक्स की, और अब अगर आप पूरा रीड करके एनालिसिस करो और अब आप देखो, तो जो इस वक्त पाकिस्तान के एथलेटिक्स में जो प्लेयर्स हैं, जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, जिनकी अचीवमेंट्स इस वक्त आप देख सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पे लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त जो है ये सबसे बेस्ट पैच है ये पाकिस्तान एथलेटिक्स का, जिसमें आप अरशद नदीम ने तो शायद जो कर दिया वो तो एक हिस्टोरिकल एक बन चुका है, एक हिस्ट्री बना दी उसने, वो तो पूरी दुनिया में बना दी है। वो एक रूल कर रहा है, आप कह सकते हैं वो ऐसा एथलीट है जो इस वक्त पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें, मोईद है, शजर अब्बास है, यासिर सुल्तान है, ये जो 2-3-4 ये जो है एथलीट्स हमारे जो हर इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं और वहाँ पे बाकायदा compete करते हैं, फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद ये जाके उनमें खड़े होते हैं और कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स बनाए इन दोनों ने, और उसके अलावा जैसे अब जाके आपने देखा कि मेडल्स भी लिए, गोल्ड मेडल भी लिया, दूसरे मेडल्स भी लिए इन्होंने, सिल्वर, सैफ में, सैफ चैम्पियनशिप्स, सैफ गेम्स, तो ये कि वो compete करते हैं ये। तो दिस इज़ द बेस्ट पैच इस वक्त मैं ये समझ सकती हूँ पाकिस्तान एथलेटिक्स का, बहुत गोल्डन एरा कह सकते हैं आप ये। तो इसीलिए मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अगर इसी तरीके से थोड़ा सा इन एथलीट्स को अगर आप सपोर्ट करके इनको आगे आने वाले कॉन्टेस्ट में अगर ये अपने माइलस्टोन्स, अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और कुछ बड़ा कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है जो पीछे आने वाले बहुत एथलीट्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक रोड मैप और बहुत मिसाल हो जाए। अच्छा, जैसे हमने देखा कि आप ज़ाहिर है अब्दुल मुईद की सूरत में एक हीरे को तराश रही हैं और इसका ज़ाहिर सेहरा आपके सर भी है, तो आपने हमारी ख़वातीन में पोटेंशियल भी देखा होगा, तो वो जिम्मेदारी अदा कर सकती हैं हमारी ख़वातीन एथलीट्स के लिए? कोई आपके जहन में प्लान हो और वो आप शेयर करें पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन से, या वो उनमें इतना हौसला हो कि वो आपको मतलब इतना वेट दें, ऐसा हो सकता है? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि कुछ बड़ा काम कर जाऊं। ये बहुत से प्लान्स तो बहुत सारे हैं। अगेन मैंने आपको जो कहा कि एक हमारा एक सेंटर होना चाहिए, पीसीबी जैसा वेलनेस सेंटर होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, लाइक लड़कों के लिए भी, लेकिन खैर लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक पूरा ट्रेनिंग, एक कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जहाँ पे हर किस्म की सहूलियात हो, न्यूट्रिशन से लेके आपका सारे फैसिलिटीज़, गेयर्स, सारे चीज़ों से लेकर आपका एक अच्छा माहौल, अच्छा ट्रेनिंग पैटर्न कि लड़कियों को रख के, ताकि देखिए हमारी सोसाइटी में जितनी प्रॉब्लम्स और जिस किस्म का माहौल होता है, प्रेशर्स होती है सोसाइटी में, तो देखिए लड़के या मर्द तो घर से बाहर निकल जाते हैं तो वो चीज़ फिर भी अवॉइड हो जाती है। लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर खेल के वापस जा रहे हो, उसी माहौल में वापस जा रहे हो, तो आपको वो सारी चीज़ें बेयर करनी, और एक एथलीट को मेंटली पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल टोनिंग, फ़िज़िकल कंडीशनिंग के अलावा मेंटल कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक एथलीट आपका कंफर्ट जोन से, घर से बाहर निकल कर ना निकले और एक स्पेसिफिक किस्म का एक माहौल में जहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग्स हों, जहाँ पे आपको वो पूरा माहौल दिया जाए, वहाँ ना रहे, उस वक्त तक फिर मेडल्स की उम्मीद ना रखी जाए। मेडल्स की उम्मीद रखने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा एथलीट बनने के लिए आप ये कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो मतलब उसको सपोर्ट नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सोसाइटी हमारी नहीं, सपोर्ट नहीं तो करती। अपनी जगह है, जैसे सोसाइटी जो है सिस्टम तो हमारे यहाँ बना हुआ ही नहीं है ना सर, सिस्टम तो बना हुआ ही, मैं यही तो कह रही हूँ। नहीं, तो हमारी फेडरेशन है फिर क्या कर रही है?
देखिए फेडरेशंस का मुझे नहीं पता, हो सकता है उनके पास भी कमी हो, फाइनेंसेस की कमी हो, लेकिन देखिए ना, आप एक बड़ा सेटअप बनने के लिए, एक बड़ा एक सेंटर बनने के लिए, तो खाली एक फेडरेशन का तो ये काम नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए तो बहुत फाइनेंसेस की, बहुत सारे माइंड्स की ज़रूरत है जो इस बात को समझें कि हम किसी भी, जब तक बबल के अंदर आप नहीं रखोगे, आप 4 से 5 अगर आपके टॉप लेवल के एथलीट्स हैं, आपको उन पे पैसा लगाना होगा, आपको उनको फोकस करना होगा, आपको उनको ट्रेनिंग यहाँ भी कराना होगा, आपको ट्रेनिंग कराने बाहर भी भेजना होगा। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपको मिलेगा ना इन रिटर्न। अच्छा अब्दुल मईद मोइज साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आपको 9-10 साल हो गए हैं खेलते हुए, तो जो ट्रेनिंग है, कोचिंग है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन डाइट का किस तरह से ख्याल रखते हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि आपकी बताई हुई बात, क्योंकि आपने एक ऐसा तारीख़ी कारनामा अंजाम दे दिया है गोल्ड मेडल हासिल करके, ज़ाहिर है हमारे नौजवान जानना चाहेंगे कि यार क्या मतलब ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं कि माशाल्लाह इतनी ताकत आई और आपने वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। देखिए सब कुछ कोच ही गाइड करते हैं, सब चीज़ें। मैं तो कहता हूँ कैसे मैच करते हैं, मैं देखो एक सोच में पड़ जाता हूँ कि ट्रेनिंग को अलग देखना, खाने पीने को अलग देखना, मेंटली उसको अलग देखना। तो आप भी शेयर कीजिएगा बाद में। मैं तो ये कहता हूँ कि यही बताएंगे आपको, सब चीज़ें ये करती हैं, तो नहीं आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे। नहीं आप बताओ ना, आप कितनी कैलोरीज लेते हो, क्योंकि आपका बोलना एक अलग होता है, इम्पैक्ट जाएगा ना। कैलोरीज का जो इंटेक है वो फोकस ये होता है कि 5000 तक टच करें, लेकिन बड़ी मुश्किल से 3500 हो जाते हैं। तो असल में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। वो आपके चीज़ हो गए, आपका ड्राई फ्रूट्स हो गए, और बॉयल एग्स हो गए, फ्राइड एग हो गए। कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं या क्या कितनी ज़रूरी होती है? अब तो ज़ाहिर इंटरनेशनल सतह पे हैं, तो कितना टाइम इनको रोज़ाना ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए? सुबह इनका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का जो सेशन होता है जिम का, 2 घंटे का ये वो सेशन करते हैं। फिर उसके बाद नाश्ते के बाद ये इसका रेस्ट होता है, 2 घंटे इसको रेस्ट, सोना ज़रूरी होता है। मैं मतलब इसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती सुलाती हूँ कि सोना ज़रूरी है। उसके बाद शाम का इसका जो शुरू करता है, ये ट्रेनिंग 4 बजे शुरू करता है, तो 7 बजे तक, कम से कम 7 से 7:30, कभी 8। तो शाम की इसकी 3.5 घंटे की, 3 साढ़े 3 4 घंटे की इसकी ट्रेनिंग ज़रूरत है, बिकॉज इसका वार्म अप भी एक एलीट लेवल का होता है, वार्म अप में भी टाइम लगता है। उसके बाद फिर ये ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। पाए वाए बिरयानी वगैरह खाते हैं? देखिए कराची में रहता हूँ, खाने पीने का शौकीन हूँ। ये सब चीज़ें तब करता हूँ जब मैं कंपटीशन खेल के आता हूँ। हाँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप कंपटीशन में होते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ज़्यादा चीज़ों और यही हमारे प्लेयर्स को भी रखना चाहिए। लेकिन खाना पीना तो चाहिए। अभी तो आप खा सकते हैं, आप अभी खेल के आया हूँ, अभी अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ है। बिल्कुल ज़रूरी है। अब अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना, तो आप मुश्किल है कि आप इंटरनेशनल सतह पे, आप नेशनल सतह पे आप कुछ कर सको। खाना पीना सब कुछ मैनेज करना ये सिर्फ रिक्रिएशन, जो अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इसका, जो ये खेल कर आया है, अभी ये हर चीज़ इसको अलाउ है। वरना ये जब ट्रेनिंग के दौरान, मैं एक मैसेज दूंगी सारे प्लेयर्स के लिए कि ट्रेनिंग के दौरान ये अपने खाने पीने का बहुत ख्याल इन द सेंस रखता है कि इसको पता है, मैंने कहा बाहर का नहीं खाना, तो ये बाहर का कुछ नहीं खाता है, ये सिर्फ घर का होम मेड खाना, इसका पूरा कैलकुलेटेड। सबसे अच्छी चीज़ क्या पसंद है आपको खाने में? खाने में मैं कराची का हूँ, मुझे निहारी बिरयानी। अच्छा, ज़बरदस्त। मीठे में आप मीठे में रबड़ी हो गया, अल्लाह भला करे, खीर हो गया। तो आप क्या एडवाइस करेंगे इनको? अभी तो मैंने आपसे कहा ट्रांजिशन पीरियड, अभी तो ये सब कुछ खाए, लेकिन जब ये ट्रेनिंग के दौरान, जब इसका ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और स्पेशली प्री कॉम्पिटिशन फेज चल रहा होता है, उसमें ये मीठा सब इसका बंद होता है। नो मीठा, नो वाइट शुगर। बस कोशिश ये होती है सिर्फ वो फ्रूट्स पे, उस वक्त सिर्फ फ्रूट्स पे, जो फ्रूट शुगर होती है, फ्रूट या फिर ये ब्राउन शुगर या गुड़ वगैरह, ये ऐसी चीज़ों पे रहता है। चलो जनाब, आपसे बड़ी अच्छी बातें हुई, और यकीनन मतलब ये कि हमारे नाज़रीन जब इसे देखेंगे तो बड़ा खुश भी होंगे, मुतमईन होंगे। मैंने आप दोनों से मतलब बहुत सारे सवालात किए, आपने उनके जवाबात भी दिए। कोई ऐसी बात जो मेरे सवाल में शामिल ना हो और आपके जहन में हो, आप कहना चाहते हैं वो भी, और कोई मतलब ये कि मैसेज आप हमारे नौजवानों के लिए क्या देंगी काइंडली इसमें? मैं तो जो नौजवान हैं, जो यूथ है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, बट ये कि हाँ, मेरा ये जनरल मैसेज है सबके लिए कि जो भी एथलेटिक्स में है
और ट्रेनिंग करता है और जो पैशन है आपको या आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको डिसिप्लिन और आपको थोड़ा सा पेशेंस, सब्र की और थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है और थोड़ा सब्र करें, मेहनत करते रहें। जो आप चाहते हैं अपने ड्रीम्स आप मतलब हासिल कर सकते हो, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आपके सामने उसकी मिसाल है, अब्दुल मोईद बैठे हुए हैं। सो आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने आप को बस डिसिप्लिन करें, अपने मोबाइल से और ऐसी चीज़ों से, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर करें और ग्राउंड्स पर आएँ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, तो फिर आप अपना किसी किस्म का भी गोल अचीव कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने टॉलरेंस और पेशेंस के हवाले से, और मैं भी यही कहूँगा कि आज के इस दौर में ज़ाहिर है नौजवान जो हैं खेलों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पेशेंस और टॉलरेंस से दूर हैं। लेकिन खेल जो है वो पेशेंस और टॉलरेंस ही सिखाता है, और आम आदमी खिलाड़ियों से ये तवक्को रखते हैं कि उनमें निस्बतन ज़्यादा टॉलरेंस और पेशन होगा। अब्दुल मोईद, हमने आपसे ज़ाहिर है बातें की, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो मैं ना पूछ सका हूँ, और कोई मैसेज जो आप देना चाहें इस कैमरे के सामने? मैं यूथ को पैगाम दूंगा कि बहुत ही इस वक्त लेज़ी जो है ना लोग हैं, बहुत ही मुश्किल दौर है, सोशल मीडिया, मोबाइल बड़ा मुश्किल होता है। आपको अगर मेहनत करना है तो अपना डिसिप्लिन रखें, कंसिस्टेंसी रखें, मेहनत करते रहें, और बहुत सारे अडल्ट आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, आपको अपना कान बंद रखना होगा, आपको अपना मेहनत करना होगा, अपने कोच का सुनना होगा, अपने मेंटोर का सुनना होगा, तो एक मकाम जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिल जाएगा, बस आपको मेहनत करना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मोईद और रोमा अल्ताफ़ साहिबा। Thank you so much. और यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने, आपने आज का ये इंटरव्यू देखा, यकीनन आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।